Hello everyone, this is Raj and I welcoming you again to my channel The Civil Network, and this is video number 5 of the series going on जो कि चल रही है बीम्स, सपोर्ट्स, रिएक्शंस एंड लोड्स के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो नंबर 5 है। इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज लोड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स एक्टेड ऑन द स्ट्रक्चर। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने इससे पहले जो 4 वीडियोस आ चुकी हैं सीरीज़ की वो नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये कंटिन्यूशन में सीरीज चल रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो What are loads? Loads क्या होते हैं? Loads are generally the external forces that can cause stresses, deformation or even failure in a structure. Hence, considering proper load measures while designing of a structure. अगर मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं तो लोड्स कोई भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं लोड। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जो वो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ही एक्ट करे, हो सकता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकता है, एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वो एक्ट कर सकता है। तो ठीक है, ये पॉइंट पढ़ते हैं। देयर आर रेंजेस ऑफ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लोड दैट कैन एक्ट अपॉन अ स्ट्रक्चर। बहुत टाइप के स्ट्रक्चर लोड होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिकल लोड्स। वर्टिकल लोड्स कौन से हैं? जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लोड्स कौन से हैं? जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं, तो जैसे अगर ये कोई स्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये कोई अगर बिल्डिंग है, ठीक है, अगर ये एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये कंसीडर करेंगे, किए जाएंगे एज वर्टिकल लोड। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो कंसीडर किए जाएंगे एज हॉरिजॉन्टल लोड। तो वर्टिकल लोड्स में आते हैं हमारे फर्स्ट डेड लोड, सेकंड लाइव लोड, थर्ड स्नो लोड। एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स में हमारे आते हैं फर्स्ट वन इज विंड लोड, सेकंड अर्थक्वेक लोड एंड थर्ड इज थर्मल लोड। मैं अभी आपको और डिटेल में समझाता हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ, तो जो अभी हमने लोड्स ऊपर देखे उसको हम एक चार्ट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं और ढंग से, है ना। तो लोड्स, अभी मैंने आपको बताया कि लोड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिकल लोड्स, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल लोड्स। नाउ, आप देखिए, एक चीज जानते होंगे कि अगर हम 2 डायमेंशनल में लें, 2D में, तो हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो इनको समझने के लिए कि वो लोड्स जो कि वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं मींस वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड, उनको हम बोलते हैं वर्टिकल लोड्स। और जो लोड्स हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लोड्स। ठीक है, नाउ जो वर्टिकल लोड्स है उसमें फर्दर 3 टाइप में लोड डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज आर डेड लोड, जिसको हम डिनोट करते हैं DL से। सेकंड वन इज आर लाइव लोड, जिसको हम डिनोट करते हैं LL से। और थर्ड वन इज आर स्नो लोड, जिसको हम डिनोट करते हैं SN से। तो पहले हम वर्टिकल लोड्स को समझेंगे कि वर्टिकल लोड्स में जो डेड लोड, लाइव लोड और स्नो लोड हैं उनको, इनमें क्या क्या रहता है, थोड़ा मतलब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इनको, ठीक है, जिससे हमारे को ये क्लियर हो कि ये जो हैं वो होते क्या हैं। तो डेड लोड, अगर डेड लोड की मैं बात करूं, डेड लोड को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि डेड लोड इज अ
इज अ लोड विच इज स्टैटिक इन नेचर। इस वजह से इसको हम स्टैटिक लोड बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक लोड का मतलब क्या हुआ, वो वो चीज जो कि स्टेबल हो और जो मैग्नीट्यूड से कांस्टेंट रहे। मींस के ऐसी चीजें जो कि कांस्टेंट नेचर की हों, जो कि कभी चेंज ना हो, नॉट चेंजेबल हो। तो ठीक है, तो डेड लोड वो टाइप के लोड्स होते हैं जो कि जिनके मैग्नीट्यूड में कभी चेंज नहीं आता। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर इसके देखें तो जैसे हमारे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके एलिमेंट्स, एलिमेंट से मतलब बीम्स, वॉल्स, कॉलम्स, रूफ एंड स्लैब एक्सेट्रा। मीन्स जो एक बार अगर इन चीज़ों की कास्टिंग हो गई तो उसके बाद जो इनका जो लोड रहता है, जो इनका वेट रहता है, उनमें लाइफ लॉन्ग कभी कोई चेंज नहीं आता, वो एक स्टैटिक नेचर के रहते हैं। इस वजह से ये जो सारे बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो लोड रहता है वो कंसिडर्ड किया जाता है एज अ डेड लोड। ओके, नाउ अब हम लाइव लोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइव लोड क्या है? लाइव लोड एक टाइप के डायनेमिक लोड होते हैं। डायनेमिक से क्या मतलब? डायनेमिक मीन्स वो लोड जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर सकता है, वेरिएबल नेचर का होता है। वेरिएबल नेचर से आप कह रहे होंगे कि वेरी कैसे कर जाता है, तो वेरिएबल से मतलब जैसे इनके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इनके एग्जाम्पल ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि लोड में वेरी कर सकती हैं। जैसे कि कोई पर्सन, अब आप कहेंगे पर्सन का लोड कैसे वेरी कर सकता है? पर्सन का लोड से मेरा मतलब ये है कि अगर आप ये समझिए कि अगर किसी जैसे कि कोई एग्जांपल है तो किसी दिन जैसे अगर घर में कोई एक पर्सन है और किसी दिन घर में 20 लोग हैं, तो उन दोनों का जो लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर गया ना, कि किसी दिन हमारे घर में एक पर्सन का लोड एक्ट कर रहा है, किसी दिन हमारे घर में 20 लोगों के लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो लाइव लोड में और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि हमारे फर्नीचर्स हो गए, और मैं बोलूँ तो जैसे हमारा वाटर टैंक हो गया, वाटर टैंक ऑन टेरेस। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये जो है एक चेंजेबल चीज़ें हैं, मतलब कि ये जो फिक्स चीज़ नहीं है, ये टाइम के साथ ये चेंज होने का नेचर रखती हैं। ठीक है, इसलिए ये कंसीडर की जाती हैं एज अ लाइव लोड। अब मैं आपको स्नो लोड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि स्नो लोड क्या है। तो स्नो लोड हम ऐसे रीजन में कंसीडर करते हैं जहाँ पर स्कोप होता है स्नोफॉल का। ठीक है, जहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होती है वहाँ पर हम स्नो लोड को कंसीडर करते हैं। जैसे कि घरों के ऊपर जब स्नो हमारी कलेक्ट हो जाती है तो जो स्नो का लोड है वो घर के ऊपर आएगा। तो ऐसे रीजन में हम स्नो लोड कंसीडर करके चलते हैं हमारी बिल्डिंग डिज़ाइन में। तो स्नो लोड को आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इन कोल्ड रीजन्स, ठीक है, वेयर देयर इज स्कोप फॉर स्नोफॉल। ओके, नाउ अब हम अपने हॉरिजॉन्टल लोड्स को समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लोड्स में फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं हॉरिजॉन्टल लोड्स। नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है विंड लोड। तो सेकंड है हमारा वो है अर्थक्वेक लोड। और जो थर्ड वन है हमारा वो है थर्मल लोड्स। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। तो अगर मैं विंड लोड की बात करूं तो विंड लोड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ विंड और फोर्स ऑफ विंड एक्टेड ऑन आर बिल्डिंग। मतलब कि जो हमारा विंड का प्रेशर है या विंड की जो फोर्स है जो कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रही है उसको हम विंड लोड में कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि फॉर टॉलर बिल्डिंग्स में हमारे को विंड लोड लेकर चलना पड़ता है। क्यों? बिकॉज अगर अगर आप लोग ये जानते होंगे कि जैसे जैसे
हम हाइट में, ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाते हैं, वैसे हमारा जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज करता जाता है विंड का, ठीक है, एयर का। तो इस वजह से जो टॉलर बिल्डिंग्स हैं वहां पर हमारे को विंड लोड लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल नेचर का होता है, ये हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो विंड लोड से आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा विंड का जो लोड है या विंड का फोर्स है या विंड का प्रेशर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कंसीडर करके चलते हैं हमारी डिजाइनिंग के लिए, जहाँ पर हमारे को टॉलर बिल्डिंग की डिजाइन करनी होती है। अगर इस हम शॉर्टर बिल्डिंग की बात करें तो शॉर्टर बिल्डिंग में इतना कुछ हम हमारे लिए विंड लोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम शॉर्टर बिल्डिंग में इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जनरल वैसे तो कंसिडरेशन इसके लिए आईएस कोड को रिकमेंड करते हैं कि कितनी हाइट तक हमारे को विंड लोड कंसीडर करना पड़ता है, पर फिर भी मैंने आइडिया के लिए आपको बता दिया है कि जो टॉलर बिल्डिंग्स हैं वहां पर विंड लोड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट बिल्डिंग्स। ओके, नाउ अगर हम अर्थक्वेक लोड की बात करें तो जो अर्थक्वेक लोड है वो मेनली डिपेंड करता है हमारे अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस पे। बिकॉज जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन होते हैं, जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन की जो फोर्स होती है वो हमारे बिल्डिंग के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, उस पर डिपेंड करती है हमारे बिल्डिंग की डिज़ाइन। और जो अर्थक्वेक के जो लोड है वो कंसीडर कहाँ किया जाता है, जो कि हमारे रीजन्स होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है। वहाँ पर हम अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करते हैं। जो हमारे जैसे सीस्मिक एरियाज होते हैं, वहाँ पर सीस्मिक रीजन्स बोल सकते हैं, सीस्मिक रीजन्स होते हैं, वहाँ पर हम जो है अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करके चलते हैं। बिकॉज अगर हमने वो कंसीडर नहीं किया तो हमारे और हमने अपना जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर दिया, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो स्ट्रक्चर के फेलियर होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे को अर्थक्वेक लोड को भी कंसीडर करके चलना पड़ता है। हमारे जो सीस्मिक रीजन्स वगैरह होते हैं या उसके पास के जो रीजन्स होते हैं जो वाइब्रेशन से इफेक्टेड होते हैं, वहाँ पर हमारे को अर्थक्वेक लोड कंसीडर करना पड़ता है। अब हमारा जो लास्ट है वो है थर्मल लोड्स। थर्मल लोड्स को हम थोड़ा सा समझेंगे कि थर्मल लोड्स क्या है। थर्मल लोड्स को एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो थर्मल लोड जो हमारे बिल्डिंग होती है उसके अंदर एक्ट करता है, मतलब कि जो हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स हैं उसमें एक्ट करता है। हमारा जो मटेरियल है बिल्डिंग का, हमारी जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट किससे की गई है, आरसीसी से, है ना, ये तो आप लोग जानते हैं। और आरसीसी किससे मिलकर बना होता है, कंक्रीट और दूसरा हमारा स्टील, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है थर्मल लोड्स आने की वो हमारे मटेरियल्स पर एक्ट करती है, ठीक है, कि मटेरियल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है थर्मल लोड्स की वजह से। और अगर मैं कहूँ कि थर्मल लोड्स क्यों आते हैं तो इनके कुछ फॉलोइंग रीजंस रहते हैं। अगर मैं आपको जैसे कि लाइए यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा जो है क्लाइमेट चेंजिंग, जैसे फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। सेकंड बोल सकते हैं हमारा जैसे सोलर रेडिएशंस वगैरह होते हैं, हमारी सनलाइट वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो हमारा जैसे कि सीजनल चेंजेस जो रहते हैं, सीजनल चेंजेस जो रहते हैं हमारे, तो इस वजह से जो है हमारे थर्मल लोड्स एक्ट करते हैं हमारे मटेरियल के ऊपर। इसलिए हमारे को डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं अपने स्ट्रक्चर की तो थर्मल लोड्स भी कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखने वाले हैं लोडिंग कंडीशन, जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं। नाउ फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू in our designing or for solving questions in our engineering based on calculating reactions and moments on our structure, for that we mainly understand three types of loading conditions which is based on load intensity. नाउ ये क्या कह रहा है कि अगर हम अपने डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें हमारे को रिएक्शंस और मोमेंट वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसके लिए हमें थ्री टाइप की लोडिंग कंडीशंस को समझ लेना चाहिए जो कि बेस्ड ऑन है लोड इंटेंसिटी पर। तो सो दीज आर, ये क्या है, फर्स्ट वन इज आर पॉइंट लोडिंग, सेकेंड वन इज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, थर्ड वन इज आर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग, ठीक है।
तो हम थोड़ा सा इनके बारे में एक चीज समझ लेते हैं कि जो पॉइंट लोडिंग होती है वो क्या होती है। ये एक टाइप का कंसंट्रेटेड लोड है। कंसंट्रेटेड लोड से क्या समझते हैं? कंसंट्रेटेड लोड मींस कि वो लोड्स जो कि एक फिक्स पॉइंट पर एक्ट करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कोई मैटर नहीं करता। बट हमारे को ये समझ लेना चाहिए कि वो लोग जो कि एक फिक्स पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं उनको हम कंसंट्रेटेड लोड में क्लासिफाई करते हैं। या फिर ऐसे लोड जो कि एक स्मॉल एरिया या स्मॉल लेंथ के ऊपर एक्ट करते हैं, स्मॉल एरिया या स्मॉल लेंथ के अलोंग एक्ट करते हैं, उन लोड्स को कंसंट्रेटेड लोड्स कहते हैं। इसलिए जो पॉइंट लोड है हमारा वो एक टाइप का कंसंट्रेटेड लोड है। अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात कर लें तो ये दोनों ही जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स की कैटेगरी में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से मतलब क्या है कि ऐसे लोड्स जो कि एक लार्ज एरिया के अलोंग एक्ट करते हैं या लार्ज स्पैन के अलोंग एक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो कि लार्ज एरिया या लार्ज स्पैन के अलोंग एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसमें हमारे दो टाइप के हैं, एक है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों को आगे समझने वाले हैं। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? दीज लोडिंग्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रिएक्शंस ऑन सपोर्ट्स, शियर फोर्स ऑन बीम, बेंडिंग मोमेंट ऑन बीम। जो ये लोडिंग कंडीशंस हैं ये यूज में आती हैं कैलकुलेट करने के लिए हमारी रिएक्शंस को, शियर फोर्स को, बेंडिंग मोमेंट को। रिएक्शन जैसे हमारी जो वर्टिकल रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं जो सपोर्ट्स के ऊपर, उसके लिए हमारे को ये लोडिंग कंडीशन यूज में लेनी पड़ती है। हमारा जो शियर फोर्स है जिसे हम डिनोट करते हैं वी से, वी एक्स, और जैसे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है जिसे डिनोट करते हैं हम एम एक्स से। तो इन तीनों को कैलकुलेट करने में ये लोडिंग कंडीशन यूज में आती हैं और इनको हम सबको कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो इसलिए आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। नाउ एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं। दीज लोडिंग कंडीशन आर ओनली अ रिप्रेजेंटेशन फॉर शोइंग रियल टाइम लोड्स ऑन आवर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो लोडिंग कंडीशन है ये केवल एकमात्र रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे रियल टाइम लोड्स को। रियल टाइम लोड से मतलब ये है कि जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग के ऊपर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो लोड्स है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट हों जैसे कि हमारी बीम, कॉलम, स्लैब्स, ठीक है, फ्लोर एक्सेट्रा, या फिर चाहे हमारे फर्नीचर्स वगैरह जो होते हैं वो हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे हमारा जैसे वाटर टैंक हो जो टेरेस के ऊपर होता है, वाटर टैंक ऑन टेरेस, ठीक है। तो इन सब को रिप्रेजेंट करने का एकमात्र तरीका है ये सब चीज़ें और भी जो एलिमेंट्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर उनको रिप्रेजेंट करके हम जो हमारी डिज़ाइनिंग होती है उसमें हम लोड्स कैलकुलेट करते हैं कि किस पॉइंट पे क्या लोड एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से क्या वहाँ पे रिएक्शंस कैलकुलेट होंगी, कहाँ वहाँ पे क्या शियर फोर्स कैलकुलेट होगा, क्या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो now we see each loading condition in details one by one. Okay. So first one is our point load. Point load क्या है? If load is acted over a small area or over a point, ठीक है, then it can be considered as a point load.
वो लोड जो कि एक स्मॉल एरिया पर या फिर किसी एक पॉइंट पर एक्ट करें, उन लोड्स को बोलते हैं हम पॉइंट लोड। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। यूनिट्स की बात करें तो इनको न्यूटन और किलो न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि कोई किसी पर्सन का लोड हो गया, या कोई इलेक्ट्रिक पोल, या फिर कोई एलमिरा। ये सब चीज़ें, जैसे एलमिरा है, एलमिरा का जो जो एरिया होता है वो जितना होता है उतना हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो इसलिए वो पॉइंट लोड के लिए हम देखेंगे। ऐसी इलेक्ट्रिक पोल है कि कोई पोल है, बाई चांस कोई पोल लगा हुआ है, तो उस पॉइंट जो पोल का जो लोड है उसको भी हम एज अ पॉइंट लोड कंसीडर करेंगे। और जैसे कि कोई पर्सन है बिल्डिंग के अंदर, उसके लोड को भी हम एज अ पॉइंट लोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं, जैसे ये बीम है, बीम कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब तो आप जानते होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एज ए एरो, कि एक एरो के फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीम के ऊपर। दिस इज आर पॉइंट लोड। नेक्स्ट लोड इज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल से बोलते हैं, है ना। if if load is distributed over a large area with constant intensity, that can be considered as a uniformly distributed load। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो लोड जो कि एक लार्ज एरिया पर, किसी लार्ज एरिया पर जो एक्ट करते हैं, ये लार्ज एरिया याद रखना, और विद कांस्टेंट इंटेंसिटी, जिसकी मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है उस लोड का। पूरा जितना भी एरिया है, मान के चलिए कि अगर ये हम बात कर लें, कोई एरिया है, इसके ऊपर जितना भी लोड एक्ट करेगा, ठीक है, वो सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा, सारा का सारा लोड। उसको हम क्या बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आप नाम से भी समझ रहे होंगे, यूनिफॉर्मली। ओके, नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिट्स इसकी कैसे होती है, न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, पर मीटर क्यों, बिकॉज ये एक लेंथ के अक्रॉस एक्ट करता है, इस वजह से। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक कंटेनर ट्रक, ए वॉल, वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। जैसे कि कोई कंटेनर ट्रक है, तो उसमें जो कंटेनर का जो पूरा वेट रहता है, ठीक है, ये कोई कंटेनर ट्रक है मान के चलिए। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है, इसका पूरा का पूरा जो लोड है, ये काफ़ी बड़े एक एरिया पर एक्ट कर रहा है ना, बड़े स्पेन पे एक्ट कर रहा है, इसलिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान सकते हैं। जैसे हमारी कोई वॉल हो गई, जैसे कि मान के चलिए ये कोई वॉल है हमारी। ठीक है, तो इसका जितना भी लोड है, ये वॉल, क्योंकि आपको पता है वॉल ऐसा तो है नहीं कि ये वेरी करेगी कि कहीं पर ईंटें कम हैं कहीं पे ईंटें ज़्यादा हैं, ये तो यूनिफॉर्म उसकी होती है ना। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एग्जांपल। और एक जैसे वाटर प्रेशर एट बॉटम ऑफ द वाटर टैंक, जैसे कि कोई टैंक है, उसमें अगर वाटर फिल है मान के चलिए, तो इसका जो बॉटम पर जो प्रेशर ये फील कर रही होगी, वो हर हर पॉइंट पर सेम होगा। तो इस वजह से ये भी एक यूडीएल का एग्जांपल है। ये मैंने आपको ये क्लियर करने के लिए एग्जांपल से भी बता दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करते हैं कि ये हमारी कोई एल स्पेन की बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, उसके ऊपर ये हर पॉइंट पर ये सेम लोड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इस वजह से जो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। ठीक है, now next one is our uniformly varying load। ठीक है, ये क्या होता है, if a load is distributed over a large area with varying intensity, ठीक है, that considered as a uniformly varying load। वो लोड्स जो कि लार्ज एरिया पर एक्ट करते हैं बट वो वेरिंग इंटेंसिटी के साथ होते हैं। वेरिंग इंटेंसिटी के साथ मतलब जो उनका मैग्नीट्यूड रहता है लोड का, टोटल ऑल ओवर लोड का, वो मतलब वेरिएबल होता है। तो उन ऐसे लोड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल से इसको लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जस्ट लाइक यूवीएल। इसकी भी यूनिट्स न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर में लेते हैं। अगर इसके कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे रूफ ट्रस वॉल, या वाटर प्रेशर वेरिंग इन वाटर टैंक फ्रॉम
टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे कि हमारी कोई रूफ ट्रस वॉल है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो घर होते हैं उनकी जो रूफ की जो वॉल है वो इस टाइप से बनी होती है ना। तो ये देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितना लोड होगा उससे कहीं ज़्यादा लोड इस पॉइंट पे एक्ट करेगा और उससे कहीं ज़्यादा लोड इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, और फिर यहाँ पे कम करेगा, फिर यहाँ कम करेगा। तो ये वेरिंग नेचर हो गया ना, तो इस वजह से ये यूवीएल में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि सेकंड एग्जांपल है इसका, वाटर प्रेशर वेरिंग इन वाटर टैंक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर मैं बात करूँ कि किसी वाटर टैंक में जो अगर पानी भरा हुआ है, तो जो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उससे कम प्रेशर इस पॉइंट पर होगा और उससे कम प्रेशर इस पॉइंट पर होगा, और बॉटम में सबसे कम होगा, बिकॉज जो प्रेशर है विद डेप्थ डिक्रीज होता है ना। तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में, क्योंकि जो हमारे डैम्स वगैरह होते हैं उसमें जो हमारे डैम की वॉल है उस पर जो वाटर का प्रेशर है वो एक्ट करता है, तो वहाँ पर हम उसे इस यूवीएल से कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात करूँ मैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनको, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इनको ट्रायंगुलर लोडिंग्स भी बोलते हैं। और जो मैंने आपको यूडीएल बताया था अभी, उनको रेक्टेंगुलर लोडिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि ये एक ट्रायंगुलर लोडिंग है, उसका मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये एक एसएसबी है, ये बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर पूरी बीम के अक्रॉस एक लोड एक्ट कर रहा है, और उसका जो लोड का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, और जैसे जैसे ये हम आगे मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा लोड का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस वजह से हम इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में कंसीडर करेंगे। अगर यहीं पर ही मैं, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका अगर हम यूडीएल होता है इसमें, तो यूडीएल के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पर। ठीक है, तो अब आप इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देख पा रहे होंगे, है ना, कि यूडीएल और यूवीएल में क्या फ़र्क होता है। नाउ अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो जैसे रूफ ट्रस वगैरह में है वो इस फॉर्म में ही होता है कि जिसमें जो इसका मैग्नीट्यूड है लोड का वो मिड में मैक्सिमम है, बट अगर हम जैसे जैसे साइड्स में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, इस साइड में भी जाते जा रहे हैं यहाँ से, तो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे यूवीएल का, कि ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, इस फॉर्म में भी करते हैं और इस फॉर्म में भी करते हैं। नाउ थैंक यू, होप करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।